और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी और चहेते पंकज पुनिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। तो अभी कुछ दिन पहले ही पंकज पुनिया को किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन पर कार्रवाई की थी, क्योंकि उनका जो दोष है वो माफ करने लायक नहीं है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जो अपराध किया था, किस तरीके से उन्होंने प्रभु राम का नाम लेकर उनको अपशब्द कहे थे, साथ में उन्होंने किस तरीके से हिंदुओं को गाली दी थी और वहीं पर आरएसएस को अपशब्द कहते हुए योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने सवाल उठाए थे, भगवा को लेकर उन्होंने बदतमीजी की थी और जिस तरीके से अपमानजनक और अश्लील बातें कही थी, उसके बाद जिस तरीके से योगी सरकार ने उन पर एक्शन लिया था, ये सबको पता है कि पंकज पुनिया किस तरीके से, किस मानसिकता से वो ग्रसित हैं। वो इसलिए कांग्रेस के प्रियंका गांधी वाड्रा के और सोनिया गांधी के चहेते हैं, इसलिए वो राहुल गांधी के करीबी हैं, क्योंकि वो लगातार हिंदुओं को गाली देकर, आरएसएस पर सवाल उठाकर, प्रभु राम को अपशब्द कह के, वही उनकी राजनीति है और वही मानसिकता है। लेकिन अब जिस तरीके से उनको बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से भी लगा है और इससे पहले जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया था और यूपी पुलिस ने जिस तरीके से कार्रवाई की थी, ये साफ हो गया था कि अब कोई भी अगर हिंदुस्तान में रहकर अगर किसी भी तरीके से वो अपशब्द प्रभु राम को लेकर या किस तरीके से कोई अगर सर्वोच्च व्यक्ति है, किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, उसके लिए इस तरीके से भाषा प्रयोग की जाती है, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। तो हरियाणा के ये नेता हैं कांग्रेस के, और जैसा कि मैंने बताया कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के बहुत ही चहेते और करीबी हैं, जिसके बाद से अभी तक इन पर कोई कार्रवाई कांग्रेस नहीं कर पाई है और अभी तक इनको समर्थन ही दे रही है, क्योंकि कांग्रेस की मंशा और इनकी मंशा एक है। क्योंकि कांग्रेस के कहने पर और उनको सिखाने पर, या कहें तो कांग्रेस को खुश करने के लिए ये नेता ऐसी हरकतें करते हैं, और जिसके बाद अब इन पर बड़ा शिकंजा कसा जा चुका है। तो हरियाणा कांग्रेस के नेता पंकज पुनिया की एक याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया। तो हरियाणा पुलिस ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से उन्होंने गंध मचाई थी, जिस तरीके से उन्होंने अपशब्द कहा था, अश्लील वर्ड का यूज किया था, जो हम यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकते, तुरंत कार्रवाई की थी और उसके बाद उन्होंने यूपी पुलिस के हवाले कर दिया था और नोएडा में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इतना बड़ा झटका दे दिया है। तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस.ए. नजीर और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ पुनिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े की दलील से सहमत नहीं हुई है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दर्ज जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको खारिज किया जाए, क्योंकि उन्होंने जो अपराध किया है जघन्य अपराध है। जिस तरीके से ये कहते हैं, अगर किसी भी धार्मिक भावनाओं को भड़काते हैं या सोशल मीडिया पर इस तरीके से वायलेंस को प्रमोट करते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और हो गई है। तो इनको जिस तरीके से कांग्रेस बचाती आ रही है, अब इनको कांग्रेस नहीं बचा सकती, क्योंकि ये एफआईआर का जो खेल है वो खुद सोनिया गांधी ने ही शुरुआत की थी। किस तरीके से उनका रियल नाम लेने पर, अर्णब गोस्वामी पर उन्होंने इस तरीके से पूरे देश में जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर सैकड़ों एफआईआर दर्ज कर दी गई थी और उसके बाद इन पर ही अब भारी पड़ गया है। जिस तरीके से ये लोग हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुत्व को गाली देना इनका फैशन बन गया है, उसी को ये सेकुलरिज्म बोलते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ को लेकर है। तो आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने ये बताया कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में काम कर रही है और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जनता की भलाई में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस पर सवाल कई लोगों का उठाया गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से काम कर रही है, वहां पर राजनीति कर रही है। उनका नाम हम आपको बता देते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा। और प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर भी योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। इससे पहले हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, कि एक साल में किस तरीके से मोदी सरकार ने क्या क्या किया है और किस तरीके से मोदी सरकार के नेतृत्व में योगी सरकार ने जनता के भलाई में क्या क्या काम किया है। तो जिस तरीके से इस लॉकडाउन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने लोगों के हित में काम किया, उन्होंने कहा जिन लोगों को अन्य प्रदेशों से लाया गया, जो प्रवासी मजदूर से, उनको क्वारंटाइन में रखा गया और उसके बाद उनको क्वारंटाइन के बाद खाद्यान्न के साथ साथ रोजगार भी मुहैया कराया गया। लोगों का ये सवाल था कि जब लॉकडाउन है और सारी चीज़ें बंद है तो कैसे उन्होंने रोजगार मुहैया कराया। इस पर भी उन्होंने बताया कि हमारी कितनी मिलें थी वो खुली हुई थी, भट्टे कितने थे ये भी लगातार वो लॉकडाउन में भी काम कर रहे थे। तो पूरी तरीके से काम बंद नहीं हुआ था और साथ में ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जा रहा था। लगातार चेकिंग भी हो रही है। साथ में उन्होंने जनधन को लेकर भी कहा कि 20 करोड़
करोड़ लोगों के खाते में 3 बार 500 रुपए डाले जा चुके हैं। और वहीं पर उज्ज्वला योजना की बात कही, उन्होंने कहा 8 करोड़ लोगों को भी इससे राहत मिली है। और साथ में उन्होंने कहा कि किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपए डाले गए हैं। तो ये उन्होंने कहा। और इसके साथ भी उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने जो भी लॉकडाउन के दौरान काम किए उसको उन्होंने बताया कि किस तरीके से बसें लगाकर प्रवासी मजदूरों को लाया गया। जब उनसे ये पूछा गया कि जो कोटा के छात्रों को वहां से आपने मंगाया, उसके बाद कोरोना वायरस के खतरे कई अन्य राज्यों में इन प्रवासी मजदूरों की वजह से बढ़ गए, तब उन्होंने कहा कि क्योंकि ये बहुत ज्यादा संवेदनशील मुद्दा था और जिस तरीके से जिन छात्रों को उम्मीद थी अगर वो इस प्रदेश के थे तो। और साथ में उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर कहा, क्योंकि जो छात्र आए थे उसको लेकर राजनीति लगातार होती रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने 1000 बसों का दावा किया था कि वो बॉर्डर पर खड़ी हैं, उस पर भी काफी राजनीति हुई थी। साथ में जो कोटा से छात्र आए थे, राजस्थान सरकार ने उनसे पैसे वसूले थे, उस पर भी जो बिल भेजा था उस पर भी लगातार ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि हमने मदद की है और हमारी सरकार लगातार मदद कर रही है उन लोगों को। लेकिन जिस तरीके से उनके राज्य के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी, अशोक गहलोत ने, ये दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उन छात्रों की मदद की है। साथ में कांग्रेस ने झूठ फैलाया था कि 1000 बसें हमारी बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं और योगी आदित्यनाथ उसे अनुमति नहीं दे रहे, जिसके बाद उसका खुलासा हुआ था कि किस तरीके से इन्होंने झूठ बोला है। और इस पर हमने काफ़ी ऐसी वीडियो बनाई है, आपको पता होगा कि आखिर क्या क्या पूरी तरीके से हुआ था। उस पर भी योगी आदित्यनाथ ने फिर जोरदार प्रहार किया और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरीके से कांग्रेस ने ओछी राजनीति की है उसे पूरा देश देख चुका है। प्रवासी मजदूरों को बसें उपलब्ध कराने के मामले में कांग्रेस का फर्जीवाड़ा सबके सामने आ चुका है। मजदूरों के जीवन के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया, जिसे देश कभी माफ नहीं करेगा। ऐसे समय में जब पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, कांग्रेस पार्टी राजनीति करने के से बाज नहीं आ रही है। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए यूपी सरकार को कांग्रेस की तरफ से बसों का फर्जी नंबर दिया गया था। और वहीं पर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 30 लाख से ज्यादा प्रवासी कामगारों को उत्तर प्रदेश में लाया जा चुका है। हमने प्रवासी मजदूरों को काम देने के लिए कामगार आयोग का गठन किया है। 11 लाख लोगों को समायोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में मजदूरों का पलायन बेहद कम हुआ है। हम श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए मोदी सरकार के आभारी हैं, क्योंकि जिस तरीके से सबसे ज़्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश में चली थी, प्रवासी मजदूरों को सबसे ज़्यादा अगर किसी राज्य ने बुलाया है तो वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि शासन व्यवस्था और प्रशासन को संभालने की अगर अच्छे से किसी की जानकारी है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। किस तरीके से उन्होंने संभाला है, सराहनीय है और ये पूरे देश में काबिले तारीफ है। जिस तरीके से पूरा देश इस बात की सराहना कर रहा है, इससे हम देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा वो जनता पहले भी कह चुकी है। क्योंकि जो प्रवासी मजदूरों को लाया गया, उन्होंने यहां तक कहा कि योगी आदित्यनाथ अगर बात करें तो दुनिया के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं और देश में ऐसे कोई मुख्यमंत्री नहीं है। उन प्रवासी मजदूरों ने भी यही कहा था कि योगी आदित्यनाथ देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके से उन्होंने हमारे लिए काम किया है, इससे ये दर्शाता है कि हमें आगे भी योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि वो जनता की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, वो घटिया और ओछी राजनीति नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने कुछ दिनों में देखा कि प्रवासी मजदूरों का किस तरीके से डॉक्यूमेंट्री बना के मजाक उड़ाया गया, किस तरीके से उनको झूठ और बरगला कर उनका मजाक बनाया गया, किस तरीके से किराया जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं उस पर झूठ फैलाया गया। तो इससे ये दिखाता है कि किस तरीके से जो मानसिकता है ऐसे लोगों की जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाना जानते हैं, उनके नाम पर वोट लेना जानते हैं और 70 सालों से सब सिर्फ यही करते आए हैं कि गरीबी हटाएंगे, मजदूरों के लिए काम करेंगे, लेकिन अभी तक किस तरीके से उनके ही नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं और उनको अभी भी बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के जो दूसरा कार्यकाल है उसके 1 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि इस साल कई साहसिक फैसले भी लिए गए, जैसे ट्रिपल तलाक में सजा का प्रावधान किया गया, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ। इससे पहले कांग्रेस की सरकारों में अदालत से निर्णय लाने में टाल मटोल किया जा रहा था। और वहीं पर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर ओवैसी का बयान आया है। उन्होंने कहा है क्या कुछ कर लिया मोदी सरकार ने 1 साल में, क्या कुछ हुआ है, वो सिर्फ ये हुआ है कि चीन हमारे बॉर्डर के अंदर घुस आया है, कोरोना में लोगों की जान चली गई है, जो लॉकडाउन मोदी सरकार की तरफ से किया गया वो असंवैधानिक है और सरकार हर तरीके से नाकाम साबित हुई है। तो ये
ओवैसी की वो बौखलाहट है, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरीके से फैसले आए थे इस पर ओवैसी ने किस तरीके से अपनी राय रखी थी और उन्होंने सरकार के विरोध में ये सारी बातें कही थी। साथ में जनता के भी विरोध में वो खड़े नजर आए थे, क्योंकि राम मंदिर पर इन्होंने पहले ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा मैं उसको मानूंगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो इन्होंने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को ही गलत साबित कर दिया और ये कहा कि ये अगर मामला आना चाहिए था वो पक्ष में आना चाहिए था। बाबरी मस्जिद के लगातार ऐसी ये झूठी खबरें फैलाई जा रही थी कि वहां पर राम का अस्तित्व नहीं है, लेकिन अब जो साक्ष्य मिले हैं, जो प्रमाण मिले हैं, उससे ये साबित हो गया है और इसी बात का इनको ज्यादा दुख है। और इन्होंने कहा 140 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। जिस तरीके से कोरोना वायरस आया और जिस तरीके से पूरी दुनिया में इसका असर पड़ा तो वहीं पर भारत पर भी इसका असर पड़ा और इसमें नौकरियां तो गई, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने कहा कि करोड़ों नौकरियां जा चुकी हैं और मोदी सरकार जश्न मना रही है। इनका यह भी कहना था कि लॉकडाउन पूरी तरीके से असंवैधानिक है, 140 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की मौत हो चुकी है, सरकार पूरी तरीके से नाकाम है, चीन हमारी सीमा में घुस आया है। तो ये वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है, जो पाकिस्तान मीडिया दिखा रहा है कि चीन भारत की सीमा में घुस गया है, भारत को आंखें दिखा रहा है। लेकिन जो सच्चाई हमने आपको बताया था कि किस तरीके से वो समझौते की बात कर रहा है और यहाँ तक अमेरिका भी मान रहा है कि भारत चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। भारत एक संपन्न, शक्तिशाली और लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ओवैसी जैसे लोग किस तरीके से भ्रम फैलाते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस आया और इसमें पूरी तरीके से अगर हम देखें तो वो सरकारें नाकाम दिखाई दे रही हैं जहां पर कांग्रेस की या कांग्रेस से समर्थित सरकार है, लेकिन ओवैसी एक बार भी उनके लिए सवाल उनसे नहीं पूछते, उनसे सवाल नहीं खड़े करते। वहीं पर अगर बात करें तो ये हैदराबाद के हैं और हैदराबाद में इन्होंने क्या कुछ कर लिया। तो ओवैसी जैसे लोग हैं, इनका मलाल किसी और का रहता है और उठाते कहीं और पे हैं। जिस तरीके से एक साल में मोदी सरकार ने कई साहसिक कदम उठाए और जिस तरीके से कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इतनी जनसंख्या और आबादी वाले देश होने के बावजूद जिस तरीके से भारत लड़ रहा है डटकर, और वहीं पर हम देखें तो कुछ ऐसी राज्य सरकारें हैं जो केंद्र सरकार से कोऑपरेट नहीं कर रही हैं, उसके बावजूद भी लगातार सरकार लड़ रही है। तो इनको ये समझना चाहिए कि ये सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में इनको झांक कर देखना चाहिए कि ये क्या कुछ कर रहे हैं हैदराबाद के लिए।